नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही हिस्टोरिक और ड्रामेटिक पॉलिटिकल शिफ्ट को, जिसने पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति को पलट कर रख दिया है। आज हम सोर्सेज और पॉलिटिकल एनालिस्ट के डेटा के आधार पर उन स्ट्रैटेजीज को समझेंगे जिन्होंने इस चुनावी महासंग्राम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही बेसिक लेकिन बड़ा सवाल है, कोई भी पार्टी किसी राज्य के 80 साल पुराने राजनीतिक इतिहास को कैसे तोड़ती है? ये कोई नॉर्मल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम का एक बहुत बड़ा बदलाव है। जरा सोचकर देखिए। एनालिस्ट बताते हैं कि पिछले 80 सालों की हिस्ट्री में बंगाल ने मेनली सिर्फ 3 ही सत्तारूढ़ शक्तियों को दिखा है। शुरुआत में कांग्रेस, उसके बाद कई दशकों तक लेफ्ट और फिर टीएमसी। लेकिन अब सोर्सेज के मुताबिक राज्य एक चौथी शक्ति यानी बीजेपी की ओर मुड़ रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक पैराडाइम शिफ्ट है। अब ये जो बदलाव है ना, इसके आंकड़े लिटरली हैरान करने वाले हैं। सोर्सेज के डेटा को देखें तो बीजेपी को 206 सीटें मिली और उनका वोट शेयर 45.84% रहा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वोट शेयर में सिर्फ 5% का जंप करके पार्टी ने पिछली रूलिंग पार्टी से सीधे 125 से ज्यादा सीटें छीन ली। ये दिखाता है कि स्ट्रैटेजी कितनी ज्यादा पिन पॉइंटेड थी। बंगाल का राजनीतिक बदलाव। तो ग्राउंड पर यह शिफ्ट आखिर हुआ कैसे? अगर हम लीडरशिप के एवोल्यूशन को देखें तो ये कांग्रेस से शुरू हुआ, लेफ्ट तक गया और फिर टीएमसी तक पहुंचा। एनालिस्ट का मानना है कि ये तीनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं एंटी कैपिटलिस्ट या वामपंथी नीतियों से प्रभावित थी। लेकिन अब जो झुकाव दिख रहा है वो एक ऐसी पार्टी की तरफ है जिसे देश भर में प्रो कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माना जाता है। और ये जो आइडियोलॉजिकल क्लैश है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। सोर्सेस का कहना है कि पिछली सरकारों की नीतियों की वजह से, जैसे सिंगूर का इंसिडेंट, राज्य में करीब 5000 कंपनियां बंद हो गईं और 50 लाख युवाओं को काम के लिए बाहर जाना पड़ा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट नई लीडरशिप ने इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और इस ब्रेन ड्रेन को रोकने का बहुत ही क्लियर वादा किया। द माइक्रो बूथ स्ट्रैटेजी। अब देखिए, सिर्फ बड़े बड़े वादों से तो चुनाव जीते नहीं जाते, राइट? असली गेम ग्राउंड पर था। इस एनालिसिस में जीत का एक बहुत बड़ा क्रेडिट अमित शाह की 3 स्टेप वाले ब्लूप्रिंट को दिया गया है। पहला, रियल सिचुएशन जानने के लिए सर्वे। दूसरा, पार्टी के अंदर जो घुसपैठिए थे उन्हें बाईपास करना। और तीसरा, जो सबसे क्रूशल था, बूथ लेवल के वर्कर्स को एम्पावर करना, ताकि पुरानी सत्ता का जो डर था उसे खत्म किया जा सके। और बाहर से आए लीडर्स ने इसे बहुत ही परफेक्शन के साथ ग्राउंड पर उतारा। सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव जैसे रणनीतिकारों ने कोलकाता और हावड़ा में लिटरली हाई राइज बिल्डिंग्स और सोसाइटियों की मैपिंग की। उन्होंने ये तक आइडेंटिफाई कर लिया कि किस बिल्डिंग में उनके कौन से सपोर्टर्स हैं जो पहले डर की वजह से वोट देने नहीं जाते थे। द इन्फ्लुएंसर कैंपेन। ग्राउंड लेवल मैनेजमेंट के साथ साथ इस प्लेबुक का एक और बहुत बड़ा हिस्सा था डिजिटल वॉरफेयर। सोर्सेज बताते हैं कि अमित मालविया की लीडरशिप में 3000 से भी ज्यादा डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स की एक फौज तैयार की गई। इनका काम था पूरे राज्य में, खासकर युवाओं के बीच, एक जबरदस्त डिजिटल मोमेंटम क्रिएट करना। और ये चीज ब्रिलियंटली दिखाती है कि कैसे हवा में बने इस डिजिटल मोमेंटम को ग्राउंड के लीडर्स के साथ एकदम परफेक्शन से जोड़ा गया। राजस्थान और गुजरात से आए राजेंद्र राठौड़ जैसे लीडर्स महीनों तक बंगाल के बूथों पर डटे रहे। उन्होंने एंश्योर किया कि जो डिजिटल वेव बन रही है वो एक्चुअली पोलिंग बूथ पर वोट्स में कन्वर्ट हो। ओवरकमिंग द फियर फैक्टर। इन सब स्ट्रैटेजीज के रास्ते में एक बहुत बड़ा पुराना हर्डल था बंगाल के चुनावों का खौफ। एनालिस्ट्स का दावा है कि पास्ट में वोटर सप्रेशन और प्रॉक्सी वोटिंग बहुत कॉमन थी, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन का इंटरवेंशन गेम चेंजर था। सेंट्रल फोर्सेस पहले ही तैनात कर दी गई और मजे की बात यह है कि जिन सोसाइटियों में गुंडों का डर रहता था, वहां पोलिंग बूथ उन सोसाइटियों के बिल्कुल अंदर ही बनवा दिए गए। इसका असर क्या हुआ? कोलकाता का ही एग्जाम्पल लें तो वोटिंग 62% से उछलकर सीधे 90% तक पहुंच गई। सोर्सेज इसे एक बहुत बड़ा प्रूफ मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने उस डर के माहौल को सक्सेसफुली खत्म कर दिया और लोग बिना डरे बाहर आ सके। राइज ऑफ शुभेंदु अधिकारी। अब इस पूरे पॉलिटिकल शिफ्ट से जो सबसे बड़ा चेहरा उभर कर आता है वो है शुभेंदु अधिकारी। एनालिस्ट्स मानते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर पोस्ट के सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं और इसके रीजंस बहुत क्लियर दिए गए हैं। उन्होंने एक सिटिंग सीएम को हराया, वो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं और सबसे अहम उनका काम करने का तरीका। वो सड़कों पर उतरकर बिल्कुल उसी अग्रेसिव स्टाइल में लड़ना जानते हैं जो टीएमसी की पहचान हुआ करती थी। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स तो लिटरली ये मानते हैं कि अगर सीएम चॉइस के लिए 1 से 10 तक की रैंकिंग की जाए तो हर स्पॉट पर शुभेंदु अधिकारी का ही नाम होगा। उनकी ये फायर ब्रांड इमेज और राज्य की राजनीति की गहरी समझ उन्हें एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में लाकर खड़ा कर देती है। द फ्यूचर ऑफ बंगाल। तो सवाल ये है कि दशकों तक सत्ता में रहने वाली टीएमसी का अब क्या होगा? सोर्सेस के मुताबिक पार्टी फिलहाल सीरियस इंटरनल प्रॉब्लम फेस कर रही है। बढ़ती उम्र की लीडरशिप, पुराने और नए नेताओं के बीच का क्लेश और अभिषेक बैनर्जी के सामने आ सकने वाले लीगल इश्यूज, ये सब हिंट करते हैं कि फ्यूचर में पार्टी के अंदर काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिल सकती है।
लेकिन इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में ना एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। एनालिस्ट्स पूछते हैं कि अगर नया लीडरशिप भी ऑपोजिशन को दबाने के लिए उसी पुराने अग्रेसिव और हिंसक तरीके का इस्तेमाल करता है तो क्या बंगाल सच में बदलेगा, या फिर बंगाल का ये पुराना पॉलिटिकल स्टाइल बस अपने नए विजेताओं को ही अपने अंदर संभालेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।